नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। हमारा लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना टंडन। हेलो किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें सोमवार से लेकर शुक्रवार आपके लिए कुछ ऐसे विषय खेती किसानी से संबंधित लेकर आते हैं जिससे कि आपको खेती किसानी में और भी ज्यादा मदद मिल सके। कुछ ऐसे ही विषय अपने आज के कार्यक्रम में भी हम आपके लिए लेकर आए हैं जिन पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं कि हमारे आज के विषय क्या है। आज हम बात करने वाले हैं दलहन तिलहन में सस्य क्रियाओं के बारे में और साथ ही बात होगी करेले की खेती की। इन दोनों ही विषयों से संबंधित अगर आप कोई भी जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो बेहिचक हमें फोन कीजिए हमारे टोल फ्री नंबर्स पर जो कि हैं 1800-113060 और 1800-113061। जब भी आप इन नंबर्स पर फोन करेंगे आपका कोई भी पैसा कोई भी शुल्क नहीं लगेगा। केवल आपने अपने टीवी की आवाज को बिल्कुल बंद रखना है जिस दौरान आप अपने प्रश्न जो हैं वो हमारे विशेषज्ञों से पूछें। हमारे साथ आज इन दोनों विषयों के संबंध में ज्यादा जानकारियां देने के लिए दोनों विशेषज्ञ मौजूद हैं जो अपने अपने विषयों पर देंगे आपको ज्यादा से ज्यादा जानकारी। सबसे पहले स्वागत करते हैं डॉक्टर कपिला शेखावत का। आप हमें जानकारी देने वाली हैं आज दलहन तिलहन में सस्य क्रियाओं के बारे में और साथ ही हम स्वागत करेंगे डॉक्टर टीके बहेरा जी का। और आज हम सर से जानेंगे कि किस तरह से आप कर सकते हैं करेले की खेती। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। तो आइए कार्यक्रम में चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम रुख करते हैं डॉक्टर कपिला का। डॉक्टर कपिला, आपसे सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि अभी इस वक्त कौन कौन सी प्रमुख दलहन और तिलहन फसलें जो हैं वो हमारे किसानों के खेतों में लगी हैं। जी, खरीफ के मौसम में जो प्रमुख दलहनी फसलों की अगर हम बात करें तो मूंग, उर्द और अरहर ये तीन प्रमुख फसलें हैं। और अगर तिलहन फसलों की बात करें तो सोयाबीन है, मूंगफली है और तिल। ये जो प्रमुख तिलहन और दलहन फसलें हैं ये अभी हमारे किसान भाइयों के खेत में खड़ी है। मानसून की शुरुआत में ही अरहर की बात करें तो करीब 15 जून के आसपास इसकी बुआई शुरू हो जाती है और बाकी सभी फसलों की प्रथम सप्ताह जो हमारा जुलाई का है उसमें बुआई लगभग हो चुकी है। तो इस समय ये इसी स्थिति में हमारे खेतों में है। तो बहुत सारे महत्वपूर्ण सस्य क्रियाएं हैं। इसमें जल प्रबंधन कैसे करना है, शुरुआत में खरपतवार किस तरह से फसल को प्रभावित करते हैं, इन सब के बारे में आज के कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे। बिल्कुल, तो जैसे कि डॉक्टर कपिला ने भी आपको बताया हम जानकारी हासिल करेंगे कैसे आपने सिंचाई प्रबंधन करना है और कैसे खरपतवार नियंत्रण करना है। कोई कीट और रोग भी अगर आपकी फसलों में लगे हैं तो कैसे आप उनका प्रबंधन कर सकते हैं। तमाम जानकारियां जरूर डॉक्टर कपिला से हासिल करेंगे, लेकिन पहले देखते हैं इसी विषय पर आधारित हमारी खास रिपोर्ट। उत्तर भारत में अरहर, मूंग और उड़द को मटियार दोमट मृदा से लेकर रेतीली दोमट मिट्टी में उगाया जाता है। अरहर, उड़द और मूंग की फसल के लिए बलुई दोमट या दोमट मिट्टी जिसका पीएच मान 6.5 से 7.5 के बीच हो सर्वोत्तम रहती है। अगर मृदा में दीमक की समस्या हो तो इसके प्रकोप से बचने के लिए 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर कार्बोरियल धूल मृदा में उस समय मिलानी चाहिए जब खेत की तैयारी अंतिम चरण में हो। मृदा एवं बीज जनित कई कवक और जीवाणु जनित रोग होते हैं जो मृदा अंकुरण होते समय एवं अंकुरण होने के बाद बीजों को काफी नुकसान पहुंचाते हैं। बीजों के अच्छे अंकुरण और स्वस्थ पौधों की पर्याप्त संख्या के लिए बीजों को कवकनाशी से उपचार करने की सलाह दी जाती है। बुआई के समय बीज डालने से पहले सल्फर धूल का उपयोग जरूर करना चाहिए। वहीं तिलहनी फसल की बात करें तो तिल की खेती के लिए 25 से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान उपयुक्त रहता है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्र इसकी खेती के लिए उपयुक्त नहीं है। अधिक उपज लेने और निराई गुड़ाई में आसानी के लिए तिल को पंक्तियों में बोना चाहिए। पंक्तियों की बीच की दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर रखें। बुआई के 15 से 20 दिनों बाद पौधों की छटाई करते समय पौधे से पौधे की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर रखें। वहीं मूंगफली की कम उत्पादकता के प्रमुख कारणों में से खरपतवारों का प्रकोप प्रमुख है। खरपतवारों का सही नियंत्रण न करने पर फसल की उपज में 30 से 50% तक की कमी आ सकती है। खरपतवारों के नियंत्रण के लिए कम से कम 2 बार निराई गुड़ाई पहली 20 से 25 दिनों और दूसरी 40 से 45 दिनों पर करनी चाहिए। तो अभी आपने देखिए खास रिपोर्ट और अब आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे। रुक करते हैं डॉक्टर टीके बहेरा जी का। डॉक्टर टीके, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि हमारे देश के कौन कौन से क्षेत्रों में आसानी से जो है वो करेले की खेती की जा सकती है। हाँ जी, नमस्कार।
किसान भाई, आप जानते हैं कि खरीफ में जो आप बरसात का मौसम है, अभी आप करेला का खेती अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि करेले जो कद्दू वर्गीय सब्जी में सबसे प्रमुख है और आप जानते हैं कि उसके औषधीय गुण भी है और इसके साथ साथ उसमें खनिज तत्व और बहुत सारे विटामिन्स प्रोटीन्स भी मिलती है, जो आजकल लोग जूस के हिसाब से भी यूज़ करते हैं। तो खरीफ मौसम में जो आपके बरसात की मौसम में आप उसको करने के लिए अब बहुत सारे आप इलाका जो कि आप साउथ से हो या नॉर्थ हो या ईस्ट हो या वेस्ट हो, सब जगह में इसको खेती कर सकते हैं। आजकल पहाड़ी इलाके में इसको खेती कर सकते हैं, लेकिन आपको इसमें से प्रोटेक्टेड कल्टीवेशंस यूज़ किया जाता है, जिसे संरक्षित खेती कहा जाता है, उसको भी इस्तेमाल करके सभी जगह में करेले का खेती आप कर सकते हैं। और आगे आपको ये बताएंगे कैसे करना है। अभी बहुत सारे किसान भाइयों खरीफ में उसको लगा चुके हैं और कुछ किसान भाइयों लगाने भी जा रहे हैं, क्योंकि अगस्त तक उसको आप उसको सोइंग कर सकते हैं। तो इसके बारे में हम आगे जो चर्चा करेंगे, उसके साथ साथ जो कीट है और रोग है उसका कैसे प्रतिरोध करना है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। बिल्कुल, तो कार्यक्रम में विस्तार से इस विषय पर भी करेंगे चर्चा, लेकिन पहले देखते हैं एक खास रिपोर्ट। करेले की बुआई पहले फरवरी मार्च और फिर जून जुलाई में की जा सकती है। किसान इस समय करेले की कई किस्मों की बुआई कर सकते हैं। करेले की पूसा विशेष किस्म की बुआई उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों, खासकर हरियाणा और दिल्ली में की जा सकती है। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 150 क्विंटल तक पैदावार ले सकते हैं। इस किस्म का करेला मोटा, मध्यम लंबाई वाला, चमकदार और हरा होता है। इसके अलावा पूसा औषधि सिलेक्शन 1 किस्म भी लगाई जा सकती है। ये किस्म राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली में लगाने के लिए उपयुक्त है। 1 हेक्टेयर में 198 क्विंटल पैदावार ली जा सकती है। इसका फल हल्के हरे रंग का और मध्यम लंबाई वाला होता है। किसान करेले की पूसा हाइब्रिड 1 की बुआई भी कर सकते हैं। उत्तरी भारत के मैदानी इलाकों में इसकी बुआई की जा सकती है। 1 हेक्टेयर में 200 क्विंटल तक की पैदावार ली जा सकती है। इसकी उपज मध्यम लंबाई और मध्यम मोटाई की होती है। इनके अलावा किसान पूसा हाइब्रिड 2 की बुआई भी कर सकते हैं। करेले की इस किस्म की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली में की जा सकती है। इसका फल गहरा हरा, मध्यम लंबाई और मध्यम मोटाई वाला होता है। अगर सिंचाई की बात करें तो करेले की फसल में गर्मी के मौसम में 5 से 6 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करें। फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए फसल में समय समय पर निराई गुड़ाई करें। तो अभी आपने देखी एक खास रिपोर्ट, और आइए आपको एक बार फिर से बता दें, आज हम जिन विषयों पर बात कर रहे हैं वो है दलहन और तिलहन के अंदर कौन कौन सी सस्य क्रियाएं आप कर सकते हैं, और साथ ही हम जानकारी हासिल करेंगे करेले की खेती के बारे में। अगर इन दोनों ही विषयों के संबंध में आप कोई भी जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर्स पर, जो कि हैं 1800-113060 और 61। जब भी आप इन पर फोन करेंगे आपका कोई भी पैसा नहीं लगेगा, केवल आपने अपने टीवी की आवाज को बिल्कुल बंद रखना है, जिस दौरान आप विशेषज्ञों से अपना प्रश्न पूछें, क्योंकि जब वो आपका प्रश्न ठीक तरह से सुन पाएंगे तभी समाधान भी दे पाएंगे। आइए रुक करते हैं डॉक्टर कपिला का। डॉक्टर कपिला, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि हमारे जिन किसान भाई बहनों ने इस वक्त दलहन और तिलहन की फसलें लगा रखी हैं, कौन कौन सी सस्य क्रियाएं करनी है, क्या सावधानियां बरतने की आवश्यकता है? जी बिल्कुल, आपने जैसे हम अपनी रिपोर्ट में भी दिखाया, अगर हम दलहनी फसलों की बात करें तो हमारे पास उर्द, मूंग और अरहर, ये 3 किस्में हैं। इनकी 3 फसलें हैं, इनकी बुआई अभी लगभग हो चुकी है। और शुरुआती जैसे अभी मानसून में ये जो जितनी भी आपकी दलहनी जो फसलें हैं, ये जिस तरह से जल के लिए संवेदनशील है, उस तरह से जल भराव के लिए भी संवेदनशील है। तो अगर मानसून की बारिश ज्यादा हो जाती है तो आप तो एक तो जल निकास का ध्यान रखें, खड़ा पानी खेत में नहीं होना चाहिए। और दलहनी फसलों में शुरुआती हम जो नाइट्रोजन की मात्रा हम शुरुआती देते हैं, क्योंकि करीब 20-30 दिन के बाद ही जो यौगिकीकरण की जो स्थिति आती है, जिसके अंदर बैक्टीरिया जो इनकी जड़ों में रहता है वो खुद अपना नाइट्रोजन बनाने लगता है। अगर पोषक तत्व प्रबंधन की बात करें तो फास्फोरस की मात्रा हम शुरू में दे देते हैं। तो तिलहनी फसलों की लेकिन अगर हम बात करें तो उसमें नाइट्रोजन की जो कुल मात्रा है उसको हम 2 भागों में बांटते हैं। तो उसकी जो बची हुई शेष नाइट्रोजन की मात्रा है वो
अभी लगभग देने का समय है, खेत में जल भराव ना होने दें। और क्योंकि बारिश के मौसम में हर बारिश के बाद खरपतवार बहुत आते हैं, तो इसमें आप निराई गुड़ाई का खास ख्याल रखें। और जहाँ पे मान लीजिए आप निराई गुड़ाई ना कर सके वहाँ, और अगर खरपतवारों की समस्या बहुत ज़्यादा है तो दलहनी फसलों के अंदर हम रासायनिक खरपतवार प्रबंधन भी कर सकते हैं। उसमें इमेस्थापायर नाम का एक खरपतवार नाशक है, उसकी करीब 75 से 80 ग्राम आपको मात्रा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अगर आप देते हैं तो खरपतवारों से शुरुआत में आपकी फसल को मुक्ति मिल सकती है। बिल्कुल। और हमारे पहले कॉलर इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं, रवि जी राजस्थान से। आइए कार्यक्रम में उनका सवाल शामिल करें। हेलो हेलो रवि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में, अपना सवाल पूछिए। हाँ जी, मैं मैडम ये पूछ रहा हूँ कि मैं अरहर की फसल करना चाह रहा हूँ, लेकिन हमें यहाँ बीज उपलब्ध नहीं हो रहा है बिल्कुल। अरहर की? हाँ जी। जी देखिए, अरहर की जो फसल है, ज़्यादातर इसकी जो किस्में हैं बहुत लंबी अवधि की होती हैं। तो एक तो 2 किस्में है ना, एक तो ये जो कार्तिक में जो तैयार हो जाएगी वो है, जी और एक जो बैसाख में तैयार होती है वो। बिल्कुल, आप उसी के बारे में बताना चाह रही थी कि ज्यादातर इसकी अवधि जो है बहुत लंबी होती है, और उसके बाद जो किसान भाई 2 फसलें लेते हैं, यानी कि रबी में जिनको गेहूं लेना है तो वो ज्यादातर लेट हो जाती है। तो पूसा संस्थान से एक पूसा अरहर 16 नाम की एक किस्म है और कम अवधि की है, और ये आप अपने उसमें ले सकते हैं। इसकी बुआई का जो समय है थोड़ा सा, क्योंकि इसकी अवधि कम है तो आपके पास टाइम का जो है वो ज़्यादा रहता है, तो करीब आप 15 जून से लेके आप प्रथम सप्ताह जुलाई तक, 15 जुलाई तक इसकी बुआई कर सकते हैं। अरहर के लिए अगर अभी तक आपने बुआई नहीं की है तो ये समय थोड़ा सा लेट है। मैं कहूँगी कि 15 आपके जुलाई तक आपके अरहर की बुआई हो जानी चाहिए। और जहाँ तक बीज की बात है तो हमारे संस्थान की जो पूसा अरहर 16 किस्म है उसका बीज भी हमारे संस्थान में उपलब्ध होता है, लेकिन ये शुरुआत में ही अभी क्योंकि लेट हो गया, अगली बार मैं आपको ज़रूर ये सलाह दूंगी कि ये किस्म का चुनाव करें, पूसा संस्थान से संपर्क करें, और यहाँ से अगर आप बीज लेकर जाएंगे तो आपके जो क्रॉपिंग सिस्टम या फसल चक्र में ये बहुत अच्छी तरह से फिट होगा। अभी मुझे नहीं लगता कि अरहर के लिए उपयुक्त समय है। बिल्कुल। तो रवि जी, हम उम्मीद करेंगे आपका जो प्रश्न आपने किया, जो आपकी समस्या थी, उसका समाधान यहाँ पर डॉक्टर कपिला ने कर दिया है। अब आइए रुक करते हैं डॉक्टर टीके की ओर। सर, अब आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि करेली की खेती जो है वो हमारे किसान कब से शुरू कर सकते हैं, और खेत की तैयारी जो है वो बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है, किस तरह से खेत की तैयारी करनी चाहिए? देखिए, अब जो करेला की खेती जो आप अभी खरीफ में जो लगाते हैं, जो बरसात में लगाते हैं, इस फसल तो अभी से बहुत सारे किसान भाई लगा चुके हैं। जो अभी नहीं लगाए हैं वो भी लगा सकते हैं, क्योंकि अगस्त फर्स्ट वीक तक भी आप लगा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारे जो अभी खेती करना है, तो आप जानते हैं कि उसको आप जैसे कपिला मैडम ने बताई थी कि पानी ये रुक जाता है, तो पानी जहाँ पे खेत में रुक जाता है वहाँ पे प्रॉब्लम होते हैं कि सभी सब्जी में ये प्रॉब्लम ज़्यादा ही ज़्यादा रहता है। तो इसलिए आपको जो खेत है वो अच्छे से जल निष्कासन का प्रबंध होना चाहिए। उसके साथ साथ आपने जानते हैं कि मिट्टी जब आपका पूरे दोमट मिट्टी ठीक से बना दिए हैं, उसको आप फर्टिलाइजर्स और वो सब खेत भी डाल सकते हैं। जैसे कि आपने यूरिया 200 किलोग्राम और सुपर फास्फेट 250 किलोग्राम प्रति हेक्टर, और MOP भी 150 किलोग्राम प्रति हेक्टर आप ये कर सकते हैं। और यूरिया जो है कि आप एक बार पहले बार जो खेत तैयार करते हैं उसमें डाल सकते हैं। उसके साथ साथ जब आप तैयार करते हैं तो उसके साथ साथ आप खाद जो है, गोबर की खाद जो सड़ा हुआ है, उसको 15 से 20 टन प्रति हेक्टर में डाल सकते हैं। और यूरिया 2 बार फिर जब फल और फूल हो जाता है, शुरू हो जाता है, उसके साथ 2 बार उसको डाल सकते हैं। एक फल जो फूल बनती है उसी के समय, और उसके बाद जब आपके फल प्रोडक्शन शुरू हो जाता है उसके साथ आप डाल सकते हैं। अभी आप किसान भाइयों मैं बता रहा हूँ, खासकर अब इस खरीफ मौसम में ज़्यादातर किसान भाइयों जो खेत में करते हैं वो ओपन फील्ड में करते हैं, लेकिन अभी आप माचा के माध्यम से भी कर सकते हैं, जिससे कि बहुत सारे रोग आप उसको प्रबंधन कर सकते हैं, क्योंकि फल गलन हो जाता है। अभी बरसात में थोड़ा सा मिट्टी में लग जाती है तो फल सड़ जाता है, जिसके लिए आपको बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इसके लिए आपको ये बात ध्यान देना पड़ेगा, आप अभी उसको माचा बना के फिर उसको ऊपर माचा में चढ़ा सकते हैं, जिससे कि आप बहुत सारे कीट और जो रोग है उसको प्रबंधन कर सकते हैं। धन्यवाद। बिल्कुल। हमारे अगले कॉलर जगदीश जी देवास मध्य प्रदेश से मौजूद है फोन लाइन पर, आइए उनका सवाल जाने। हेलो हेलो जगदीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में, सवाल पूछिए। हाँ जी, नमस्कार जी। जी नमस्कार। मैं जगदीश सैनी, ग्राम कांकरिया, तहसील खातेगांव, जिला देवास, मध्य प्रदेश से बात कर रहा हूँ जी। मेरा सवाल ये है
कि करेले की खेती ये ठंड के दिनों में कर सकते हैं नहीं कर सकते, और कर सकते हैं तो किस प्रकार उसको बीज को मतलब जनरेशन हो और कौन सी वेराइटी लेना चाहिए, क्योंकि अभी 1 से 1.5 माह के बाद तो सोयाबीन कट जाएंगे और फिर ठंड के दिन आ जाएंगे, तो उस दिनों में करेले के बीज उगने में भी दिक्कत आती है जी तो इसलिए पूर्ण रूप से करेले की खेती के बारे में जानकारी देगी। बिल्कुल। ठीक है किशन भाई, आप जो बताया बहुत अच्छी बात बताएं कि आप जो ठंड का दिन में कैसे करेले की खेती कर सकते हैं। तो अभी जो हमने ये बताया था कि बहुत सारे जो किस्में हैं जिसको कि आप प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में आप कर सकते हैं, जिसको हम संरक्षित खेती कहते हैं। पॉली हाउस में भी लगा सकते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में मेरे को नहीं लगता है कि इतना ज़्यादा ठंड है, जिससे कि हमारा जो वैरायटी है जैसे पूसा दो मौसमी है और पूसा विशेष है, और जो भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान से विकसित किया गया है पूसा उर्वशी और पूसा मयूरी, ये भी वैरायटी आप उसको ले सकते हैं, मध्य प्रदेश में आप लगा सकते हैं। और उसकी खास बात और भी है कि जो ठंड के मौसम में आपको ज़्यादा जहाँ पे ठंड होती है उसमें आपने प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन हमारा पूसा रसदार नामक एक वैरायटी हमने संरक्षित खेती के लिए बनाया है। उसमें बहुत अच्छा जूस भी मिलती है और उसमें 150 से 200 ग्राम एक फ्रूट्स की वजन होती है, और इसको आप इसको लगा सकते हैं और उसमें भी आप अच्छे से लाभदायक हो सकते हैं। बिल्कुल। और इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस और चर्चा को बढ़ाएंगे आगे। आप देखते रहिए हमारा लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान। अरे भाई सुना नहीं क्या, केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में, जहां आज हम बात कर रहे हैं दलहनी और तिलहनी फसलों में सस्य क्रियाओं के बारे में, और साथ ही हम जानकारी हासिल कर रहे हैं कि कैसे आप कर सकते हैं करेले की खेती। इन दोनों विषयों के संबंध में कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं, आपके मन में कोई भी प्रश्न है, कुछ भी पूछना चाहते हैं, तो टीवी पर लगातार हमारे फोन नंबर जो है वो फ्लैश हो रहे हैं 1800-113060 और 61। जब भी आप फोन करेंगे आपका कोई भी पैसा, कोई भी शुल्क नहीं लगेगा। बस आपने अपने टीवी की आवाज को बिल्कुल बंद रखना है जिस दौरान आप अपना प्रश्न पूछें। अब आइए रुक कर लेते हैं डॉक्टर कपिला शेखावत का। डॉक्टर कपिला, अब आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि दलहनी और तिलहनी फसलों में आमतौर पर कई तरह के जो रोग हैं वो लगते हैं, जिससे फसल को भी काफी नुकसान पहुंचता है। तो कौन कौन से रोग लग सकते हैं, बीमारियां लग सकती हैं, और कैसे नियंत्रण करे किसान? जी, दलहनी फसलों की अगर हम बात करें, यानी कि उर्द मूंग की बात करें, तो एक येलो मोज़ेक वायरस जिसको हम कहते हैं, और ये विषाणु जनित एक रोग है और कीटों से फैलता है। कीट में जैसे सफेद मक्खी है वो इस रोग का वाहक होती है। तो उसके लक्षण आपको दिखाई देंगे कि खेत में कुछ पौधे एकदम से पीले नजर आने लगते हैं, तो और वो पौधों की जो है पूरी बढ़वार नहीं होती, पौधे छोटे स्टंटेड रह जाते हैं, पीले आपको दिखाई देंगे, और फली भी जो बनती है वो पीले रंग की बनती है। तो ये जो एक बीमारी है जो वायरस से फैलती है, वायरस के कारण होती है, इसका कोई नियंत्रण सीधा नहीं है। तो ये इसका जो वाहक है, जो कीट है, इसका हमको नियंत्रण करना होगा। तो इसके लिए, कीटों के नियंत्रण के लिए हम पहले तो उन पौधों को उखाड़ के नष्ट कर दें ताकि और पौधे प्रभावित ना हो। उनको आप मिट्टी में दबा सकते हैं और खेत से हटा सकते हैं। और कीटों के रासायनिक नियंत्रण के लिए करीब 60 से 65 मिलीलीटर मात्रा आप इमिडाक्लोप्रिड नामक के कीटनाशक है, उसको 200 लीटर पानी में घोल बनाकर अगर आप 1 एकड़ में छिड़काव करते हैं तो कीटों से आपको नियंत्रण मिलेगा, और जो इस बीमारी है वो इससे
से बचती है। और अगर अपन तिलहनी फसलों की बात करें और अगर मूंगफली की बात करें तो इसमें रस्ट या एक टिक्का जो बीमारी है और ये फफूंद जनित बीमारी है। तो जैसे आपने अपनी रिपोर्ट में भी बताया, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम बीज को उपचारित करके उपयोग करें खेत में। तो अगर आप फफूंदनाशक से उपचार कर लेते हैं तो आपका खेत में बहुत ये बीमारियां कुछ हद तक बहुत कम आएंगी। और उपचार के लिए कार्बेंडाजिम एक बहुत अच्छा है, जिसमें करीब आपको 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करना होगा। यदि आप जैविक खेती करते हैं तो ट्राइकोडर्मा विरिडी नाम की एक फफूंद ही है वो भी, और वो करीब आपको 4 से 5 ग्राम अगर आप प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें तो फफूंद जनित बीमारियां आपके खेत में नहीं होंगी। और लेकिन फिर भी आपको लगता है कि ज़्यादा इसमें रोग है तो आप रासायनिक नियंत्रण पर जा सकते हैं। प्रोपोकेनाजोल नामक का एक फफूंदनाशक है, उसका 0.1% घोल अगर आप बनाते हैं और छिड़काव करते हैं तो फफूंद जनित बीमारियां जितनी भी आपकी मूंगफली में है या कोई और इन तिलहन दलहनी फसलों में है तो उनसे बचाव मिल सकता है। और अगर फिर भी आपको प्रकोप दिखता है तो 15 दिन के अंतराल पर आप एक पुनः छिड़काव कर सकते हैं। तो इन बातों का ध्यान रखेंगे, बीज उपचार उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। और बार ये करेले की खेती के संबंध में कुछ जानकारी हासिल करते हैं डॉक्टर टीके से। अब आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि सर, जिस तरह से मौसम जो है वो बदलाव होता है, कभी गर्मी कभी सर्दी कभी बरसात, संरक्षित खेती करना बेहद ज़रूरी है ऐसे में हमारे किसानों के लिए, जिससे कि मौसम की मार से फसलों को बचाया जा सके और मौसम से जनित जितने भी रोग होते हैं, कीट होते हैं, उनसे भी फसलों को नुकसान ना हो। तो किसान कैसे करेले की संरक्षित खेती आसानी से कर सकते हैं? हाँ किसान भाई, आप जानते हैं कि जो हम करेले की बात कर रहे थे कि जो संरक्षित खेती भी आप सकते हैं, लेकिन इसके एक पर्टिकुलर वैरायटी होता है जिसको आप किसमें है, जो पूसा रसदार नाम पहले हम विकसित किया है पूसा इंस्टीट्यूट ने, उसको आप संरक्षित खेती में यूज़ कर सकते हैं। और जैसे मैं बताया कि आप उसमें जैसे जो गर्मी में आप इसको नेट हाउस और जो बरसात में भी नेट हाउस यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो ठंड का मौसम है उसको पॉली हाउस में आप उसको लगा सकते हैं। तो जब एक आप बता रहे हैं कि 100 स्क्वायर मीटर में कम से कम 150 से 160 तक पौधे आप उसमें लगा सकते हैं, उसकी ट्रेलिंग करके ऊपर भी चढ़ा सकते हैं। तो इस वैरायटी में खास बात है कि एक जो फल का वजन है वो 150 से 200 ग्राम है, उसको जूस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए इसका नाम पूसा रसदार रखा गया है। और इसकी जो औषधि गुण है वो भी अच्छा है करेले की, जैसे आप देखते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जब आप संरक्षित खेती करते हैं उसकी जो क्वालिटी है सबसे बेहतर होती है, क्योंकि उसमें ना कीट या रोग लगती है, या जब आप उसको अच्छे से उसको देखभाल करते हैं तो बहुत सारे अच्छे होता है। लेकिन एक आपको ध्यान देना पड़ेगा, इसमें जो है कि जो नर और मादा फूल कैसा है उसमें ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ये पर परागण होता है। तो इसीलिए परागण करने के लिए जो नर फूल है उसको मादा फूल में लगाना पड़ेगा, ये आपको हाथ से ही करना पड़ेगा, ये एक आपको ध्यान देना पड़ेगा। उसके बाद इसकी जो क्वालिटी हिसाब से आपको मिलेगा तो कम से कम 100 स्क्वायर मीटर में कम से कम आपको 4 क्विंटल तक फ्रूट आपको मिल सकता है। तो ये और अच्छा है कि उसमें ज़्यादातर फीमेल फ्लावर्स आता है और जो मादा फूल आता है, नर फूल को बहुत कम से आता है, लेकिन उसको आप परागण करेंगे तो अच्छा उसको ले सकते हैं। तो ये तो और है। उसके साथ साथ मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हमारा जो करेले की खेती अभी लोग कर ही रहे हैं बाहर में भी, उसमें भी आपको हाइब्रिड ठीक से चयन करना पड़ेगा, और जो संरक्षित खेती में भी हाइब्रिड जो वैरायटी है उसको भी ठीक से चयन करना पड़ेगा। इसके साथ साथ आप जानते हैं कि इसको 12 महीने आप करेले की खेती ले सकते हैं, 3 बार ले सकते हैं, गर्मियों में, बरसात में और सर्दियों में। बिल्कुल। हमारे अगले दर्शक जयवंत जी हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर रत्नागिरी से, सवाल उनका भी शामिल करते हैं। हेलो। हाँ बोलिए जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अपना सवाल पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप? हाँ, मेरा सवाल ये है कि मैं रत्नागिरी से बात करता हूँ, कोकण एरिया में। तो वहाँ मुझे करेले की खेती करनी है, तो वहाँ कौन सी प्रकार की किस्में अच्छी होगी? अच्छा, ठीक है। तो आप किस्मों के संबंध में जानकारी लेना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल। और कौन सी सीजन में लगाने का है? बिल्कुल। तो कौन से सीजन में लगा सकते हैं और कौन सी अच्छी किस्म है, डॉक्टर ठीक है क्या बताएंगे? अभी देखिए, जो हमारे भारत में बहुत सारे स्टेट यूनिवर्सिटीज़ भी है, उसके साथ साथ जो बहुत सारे अलग बहुत सारे वैरायटी भी विकसित किया गया। आपने अभी जो हमारा वैरायटी है जो पूसा 2 मौसमी है, पूसा विशेष है, वो भी लगा सकते हैं, जो कि IRAC रिलीज हुआ। उसके साथ साथ और सारे वैरायटी है जो कि हमने अभी बताया क्या, पूसा काशी मयूरी जो सब्जी अनुसंधान संस्थान से विकसित किया गया नया वैरायटी है, उसको भी लगा सकते हैं। और जो हमारे कोयम्बटूर लॉन्ग वैरायटी है, और
एक यूपी की वैरायटी है कल्याणपुर 12 करके वैरायटी है, उसको भी आप लगा सकते हैं। तो अभी जो सीज़न है तो सबसे अच्छा सीज़न है महाराष्ट्र के लिए। और इसके साथ साथ जब गर्मी का मौसम आएगा तब भी आप उसको करेले की खेती कर सकते हैं। और वैरायटी जब चयन करेंगे, जैसे अभी पंजाब की वैरायटी है, एक पंजाब करेला 14 और पंजाब करेला 1, ये सब भी आप उसमें लगा सकते हैं। तो ज़्यादातर जो महाराष्ट्र और इस इलाका है उसमें भी ये करेले का खेती बहुत अच्छी हो सकती है। बिल्कुल। डॉक्टर कपिला, साथ ही आप ये बताएं कि जैसे हम बात करते हैं दलहनी फसलों की तो वो काफ़ी संवेदनशील होती हैं। अगर हम बात करें इनमें सिंचाई प्रबंधन की तो अभी देश भर में इस वक्त मॉनसून जो है वो छाया हुआ है, तो अभी क्या सिंचाई प्रबंधन करना हमारे किसानों के लिए ठीक रहेगा, और अगर करना है तो किस तरह से? जी, सिंचाई प्रबंधन से ज़्यादा सही शब्द है जल प्रबंधन। मतलब उसमें हम दोनों ही स्थितियों की बात करते हैं, जहाँ नमी की कमी भी ना हो और अधिक जल भराव भी ना हो। तो आप देखिए कि क्रांतिक अवस्थाएं होती हैं कुछ पौधों में, उस समय नमी की कमी नहीं होनी चाहिए। तो जैसे आपने शुरुआती समय में आपने मानसून के बाद में, पहली बारिश के बाद में आपने बुआई की होगी खेत की तैयारी करके, या कुछ किसान भाई खेत खाली होने पर पलेवा देकर भी आप दलहनी फसलों की बुआई करते हैं। तो आप जो इसमें सबसे महत्वपूर्ण है, एक तो फूल आने के समय और जब फूल से फली बनती है उस समय, और एक फली में जब दाना भरता है, ये जल के लिए, पानी के लिए क्रांतिक अवस्थाएं हैं। दलहनी फसलों में इस समय पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। और अगर इस समय और बाकी इन अवस्थाओं में मान लीजिए जल भराव होता है तो जल निष्कासन या जल निकास, जिसे ड्रेनेज हम कहते हैं, उसकी आपको सही व्यवस्था करनी होगी। और एक ना, जब फूल खिलते हैं, यानी कि जब फूल पूरे मतलब बड से फूल जब खिलने लगते हैं, उस समय बहुत अधिक आप सिंचाई या पानी नहीं होना चाहिए, क्योंकि फूल के झड़ने की समस्या भी इन फसलों में बहुत देखी गई है। दलहनी फसलें ज़्यादातर जो है जिनकी उनके अंदर वानस्पतिक जो विकास है और जो प्रजनन विकास है, जिसको रिप्रोडक्टिव हम कहते हैं, वो दोनों कई बार साथ साथ चलते हैं। तो अगर आप बहुत ज़्यादा पानी देते हैं तो वानस्पतिक विकास बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन उन वानस्पतिक विकास से हमको फलियाँ और जो दाने बनते हैं वो कम होते हैं। तो इस तरह से आपको जल प्रबंधन करना है कि 3 अवस्थाएं जो हमने बताई, फूल आने समय, फूल से फली बनने समय और फली से दाना भरते समय, इस समय नमी की कमी नहीं होनी चाहिए। बाकी परिस्थितियों में किसी भी अवस्था में जल भराव की अवस्था को आपको टालना होगा। और बाकी क्योंकि मानसून में तो आपका बहुत अधिक इस समय समस्या नहीं है। और जो ज़्यादातर किस्में हैं वो मतलब अगर मूंग उर्द की बात करें तो 70 से 80 दिन के बीच में अच्छी किस्में हैं जो पक्के आपके तैयार हो जाएंगी। तो अभी इन 2-3 अवस्थाओं में आप नमी की कमी ना रहने दें, बाकी जल अवस्था बढ़िया है। बिल्कुल। मदन लाल जी हमारे साथ मौजूद हैं फोन लाइन पर पंजाब से, उनका भी कार्यक्रम में सवाल शामिल करते हैं। हेलो मदन लाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में, अपना सवाल पूछ सकते हैं। क्या जानना चाहते हैं आप? जी, करेले की खेती में जी वो पत्ते से इकट्ठे हो रहे हैं जी, उसके बारे में जानकारी लेनी है। उसके नियंत्रण के लिए कौन सा करें? पत्तों में चकत्ते से हो रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी जी। कितने समय से देख रहे हैं आप ये समस्या? जी क्या करें, ये समस्या जी अभी आ रही है जी, 8-10 दिन हो गए जी। 8-10 दिन हो गए जी। डॉक्टर पहले तो पहले वो फफूंदीनाशक वो फफूंद आया था जी, उसके लिए वो फफूंदीनाशक कर दिया, वो तो सही हो गया जी। पर चकत्तों की समस्या जो है वो नहीं जा रही। भूरे भूरे रंग का कीट है जी पत्तों में निचले पास है, और पत्ते ऊपर की तरफ इकट्ठे हो रहे हैं जी। तो जो उसके लिए मैंने वो इमिडाक्लोप्राइड 70% वो क्या था, उससे कोई रिजल्ट नहीं मिला जी। हाँ जी, तो ये तो बताया कि मैं बताया था कि ये वायरस है जो आप बताया, ठीक है, आप इमिडाक्लोप्रिड आपने किए होंगे, लेकिन कब किए होंगे? कम से कम 8-10 दिन के बाद, 10-15 दिन के बाद फिर आपको फिर एक बार स्प्रे करना पड़ेगा, क्योंकि ये वायरस जो है जो सफ़ेद मक्खी है उससे फैलते है। तो ये बार बार रुक जाता है, फिर उसको जो नीचे से पत्ते को अच्छे से, जो पत्ते ऊपर और नीचे तरह अच्छे से उसमें स्प्रे करना ज़रूरी है, क्योंकि बरसात का मौसम में कभी बारिश हो जाता है तो वो भी उस समय में जो आपने जो आप दवाई स्प्रे करते हैं वो भी हो जाता है, वाश हो जाता है। तो इसके लिए आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि आप बरसात का मौसम में, जब बरसात नहीं हो या आपको मौसम का पता होगा, उसी हिसाब से उसको स्प्रे करेंगे तो डेफिनेटली उसमें आपको बहुत अच्छे ये मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा। और इमिडाक्लोप्रिड आप सही उसको स्प्रे कर रहे हैं। उसके साथ साथ कभी कभी डेल्टामेथ्रिन भी आपको जो है उसको भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इमिडाक्लोप्रिड आपके लिए बेस्ट उपाय होगा। बिल्कुल। तो ये आप कर ही रहे हैं, तो 10-15 दिन के बाद फिर आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं जी। और इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान।
कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में, जहां आज हम बात कर रहे हैं दलहन और तिलहन फसलों में सस्य क्रियाओं के बारे में और साथ ही बात हो रही है किस तरह से आप कर सकते हैं करेले की खेती। लगातार हमारे टोल फ्री नंबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं 1800-113660 और 61, ये दोनों ही हमारे नंबर हैं। जब भी आप फोन करेंगे आपका कोई भी पैसा नहीं लगेगा। हमारे अगले कॉलर हिमाचल प्रदेश से मौजूद है फोन लाइन पर, आइए उनका सवाल जाने। हेलो हेलो जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है अंशित जी हमारे कार्यक्रम में। अपना सवाल पूछिए। जी मैम, हमारे इधर करेले की फसल में नीमाटोड नामक बीमारी पड़ती है। ठीक है, तो आप नीमाटोड के प्रबंधन के बारे में जानना चाहते हैं? हाँ जी मैम। बिल्कुल डॉक्टर, ठीक है। देखिए, जो हमने बताया कि नेमाटोड की बहुत सारे होती है, लेकिन करेले में ज़्यादातर नेमाटोड की ज़्यादा समस्या नहीं होती है, लेकिन कभी कभी कुछ वैरायटी जो लगती है प्राइवेट कंपनी के, आजकल बहुत वैरायटी लग रहे हैं, जिसमें आपने पहले टमाटर की खेती किए होंगे या कैप्सिकम का खेती किए होंगे, उसके बाद ही करेले करेंगे तो नेमाटोड होती है। उसके संदर्भ में मैं बता रहा हूँ कुछ वैरायटी जो है, जैसे हमने पूसा रसदार है जो आपके आप खेती करते हैं या अपना कोई भी वैरायटी लगाते हैं तो उसमें से जैसे पूसा विशेष है, इसमें से नहीं होगा। ज़्यादातर जो आप मिट्टी है उसको आपको अच्छे से उसको आप उसमें दवाई स्प्रे कर सकते हैं, फॉर्मालिन नामक दे के उसी मिट्टी को अच्छे से उसको ठीक से उसको ढंग से बना देंगे तो उसमें नेमाटोड की जो है ये ख़त्म हो जाती है, लार्वे ख़त्म हो जाते हैं। तो ये सब पहले से आपको जो ज़मीन तैयार करते हैं उसी में ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन अभी तक करेला के कोई वैरायटी ऐसे नहीं है जो कि आपको इसमें प्रबंधन हो सकती है। बिल्कुल, तो अंशित जी आपने हमें कांगड़ा हिमाचल प्रदेश से फ़ोन किया था और हम उम्मीद करेंगे कि आपकी जो प्रश्न है उसका समाधान यहाँ पर डॉक्टर टीके ने दे दिया है। डॉक्टर कपला, अब आप ये बताएं कि पोषक तत्व प्रबंधन जो है वो बेहद ज़रूरी होता है हमारी दलहनी और तिलहनी फसलों के लिए। किस तरह से इस समय पर जो है वो पोषक तत्व प्रबंधन करें हमारे किसान? बिल्कुल, देखिए पोषक तत्व प्रबंधन की जहाँ बात करते हैं तो ज़्यादातर किसान भाई यूरिया या DAP तक सीमित रहते हैं। तो इससे आपको सिर्फ 2 ही पोषक तत्व यानी कि नाइट्रोजन और फॉस्फोरस ही
मिल पाता है, लेकिन पौधे के संपूर्ण बढ़वार और मतलब अच्छी उपज लेने के लिए करीब 16 हमको पोषक तत्व चाहिए होते हैं। तो इसलिए मृदा का या पोषक तत्व का आपको एक समन्वित प्रबंधन करना होता है। तो अगर हम दलहनी फसलों की बात करें या हम किसी और भी फसल की बात करें, तो शुरुआत में अगर आप कोई जैविक साधन लेते हैं, मान लीजिए FYM ले सकते हैं, कंपोस्ट ले सकते हैं, अगर अपन वर्मी कंपोस्ट एक बहुत अच्छा स्रोत है, या ऑयल केक जिसमें हम बोलते हैं, इनमें से अगर आप किसी स्रोत का उपयोग करें, कम से कम शुरुआत में, जैसे कि अगर आप 2 या 3 फसलें लेते हैं तो एक फसल से पहले ज़रूर आप करीब 10 से 12 टन FYM, जिसको सड़ी गली गोबर की खाद कहते हैं, उसका उपयोग करेंगे तो बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी आपको मिल जाते हैं। अगर दलहनी फसलों में पोषक तत्व प्रबंधन की बात करें तो नाइट्रोजन ये खुद ही यौगिकीकरण करता है, लेकिन शुरुआत में हमको करीब 20 किलोग्राम जो नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से उनको उपलब्ध कराना होता है। तो महत्वपूर्ण पोषक तत्व जो दलहन और तिलहन फसलों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है वो है सल्फर। तो सल्फर की करीब 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से आपको हर तिलहनी फसल की शुरुआत में आपको देना चाहिए, और दलहनी फसलों के लिए भी ये बहुत आवश्यक है। श्रेष्ठ तो यही होता है कि मृदा की जांच के आधार पर आप अपने पोषक तत्वों की मात्रा का निर्धारण करें। सॉइल हेल्थ कार्ड की हम बात करते थे, जिससे आपको पूरा आपको उसके अंदर चार्ट दिया जाता है जिसमें महत्वपूर्ण पोषक तत्वों की जानकारी देते हैं। अभी कई बार क्या होता है कि खड़ी फसल में हमको कमी दिखती है, तो नाइट्रोजन की जैसे कमी होगी तो नीचे के पत्ते जो हैं वो तो पीले पड़ते ही हैं, जो आपकी मतलब पौधे की उम्र के साथ में। लेकिन अगर आपको लगता है कि नीचे के पत्ते पीले पड़ रहे हैं, पत्तियों पर अगर कोई कीड़ा बीमारी नहीं है लेकिन फिर भी आपकी फलियां पीली पड़ रही हैं, तो ये नाइट्रोजन की कमी है। तो खड़ी फसल में भी फूल आने के बाद जब आपकी फलियां इस तरह की हो तो आप करीब DAP का जो 2% घोल है आप छिड़काव कर सकते हैं, जिससे आपको नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों की कमी पूरी होगी। 40 किलोग्राम फास्फोरस, और आजकल जिंक की जो कमी है वो बहुत देखी गई है। तो जिंक की कमी के लिए 3 फसल लेते हो चाहे जो भी, आप खरीफ की फसल की बुआई से पहले 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट प्रति हेक्टेयर अगर आप डाल देते हैं तो आपका वर्ष भर या इवन आप 2 साल में भी अगर एक बार डालते हैं तो जिंक की कमी पूरी होती रहती है। और एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है बोरोन, क्योंकि जितनी भी दलहनी तिलहनी फसलों की हम बात कर रहे हैं उसमें दाना भरना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बोरोन जो है कई क्षेत्रों में इसकी कमी पाई गई है, तो उसके लिए 1 किलोग्राम बोरोन या 10 किलोग्राम बोरेक्स प्रति हेक्टेयर की दर से अगर आप बुआई के समय डालते हैं तो ये नहीं होगा, और मतलब आगे इसकी कमी नहीं दिखाई देगी। और तेल की मात्रा अगर आपको बढ़ानी है तो उसके बारे में भी हम बात कर सकते हैं। तो उसके भी कई है, जैसे कि आपने थायो यूरिया के बारे में सुना होगा, उसमें सल्फर और नाइट्रोजन दोनों होता है। तो अगर आपके दाना जब भरने लगे उस समय अगर आप एक छिड़काव कर देते हैं 1% का अगर आप इसका थायो यूरिया का, तो दाना अच्छा भरता है, तेल की मात्रा बढ़ती है और उपज भी अच्छी मिलती है। बिल्कुल। हमारे अगले कॉलर हमारे साथ चंद्रशेखर जी मौजूद हैं फोन लाइन पर, जबलपुर मध्य प्रदेश से। उनका सवाल जानते हैं। हेलो। हाँ हेलो, मैं चंद्रशेखर तिवारी सिंगौर जबलपुर MP से बोल रहा हूँ। आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में, अपना सवाल पूछिए। ये करेला अगर अभी अपन जुलाई आखिरी में बोए तो लेट तो नहीं है? नहीं, अभी जो किसान भाइयों ने बताया है कि अभी आपको जुलाई एंड तक कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आप लगा सकते हैं, क्योंकि अगस्त सितंबर अक्टूबर तक इसको आप हार्वेस्टिंग करके मार्केट में बेच सकते हैं। तो अभी टाइम है जिसका आप कर सकते हैं। हमने अगस्त फर्स्ट वीक तक भी आप करेंगे तो अक्टूबर नवंबर तक आप, क्योंकि 3-4 महीने की क्रॉप होती है, तो ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। तो साथ ही डॉक्टर, ठीक है, मैं आपसे करेले की खेती से संबंधित एक और सवाल यहाँ पर जानना चाहूँगी कि जब हमारे किसान इसकी बुआई करते हैं तो बीजोपचार करना भी जो है वो बेहद ज़रूरी होता है। किस तरह से बीजोपचार करें कि जिससे कि उसके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो बढ़ जाए? हाँ, आपने ये अच्छे सवाल किए हैं कि देखिए, जब करेले की खेती आप करते हैं तो उसके साथ साथ जो हमने बताया कि कम से कम 5 से 6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपको उसके बीज लेना पड़ेगा, और उसी बीज को फिर आप जब जो आपने उसको आपने उपचार करेंगे, उसमें आपके बेबिस्टिन हो 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में डाल के घोल बना के फिर उसमें उसको डाल दीजिए। और उससे पहले भी आप जानना ज़रूरी है कि इसको जब आप बोना है या उसके 12 से 24 घंटा पहले उसको आप अच्छे से भिगाई देंगे तो अच्छे रहेगा। तो उसमें क्या होता है कि आपका जो अंकुरित मात्रा बढ़ जाता है। तो ये सब का आप करेंगे, और इसके साथ साथ अभी कभी कभी हमने ट्राइकोग्रामा विरिडिस करके एक कवक और भी उसमें आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं, जो कि 2 से 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में उसको भी घोल बना के उसमें फिर उसको 1 किलोग्राम बीज डाल के फिर उसको भी आप उसको ट्रीटमेंट कर सकते हैं, जिससे कि आपका जो रोग प्रतिरोधक शक्ति है ये बढ़ जाता है।
बिल्कुल। दिनेश मीना जी हमारे साथ शाहजहांपुर से मौजूद हैं फोन लाइन पर, कार्यक्रम में उनका सवाल भी शामिल करते हैं। हेलो हेलो दिनेश जी, आपका स्वागत है, अपना सवाल पूछिए, क्या जानना चाहेंगे? मैडम मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जैसे करेले के बीज होते हैं वो बहुत कम उगते हैं, उसका अंकुरण कम रहता है, क्या रहता है, क्या कारण है उसका? जी हाँ, ये एक सबसे अच्छे सवाल आपने पूछे हैं। तो अभी जो हमने बताया कि उसमें अंकुरित कम होता है, तो इसमें आपको उसकी जो है जो ऊपर की भाग है उसको कभी कभी हमने उसको तोड़ देते हैं, और तोड़ने के बाद फिर मैंने अभी आपको बताया था कि उसको अच्छे से 12 से 24 घंटा तक उसमें पानी में भिगो कर रखेंगे। उसके बाद फिर उसको बोएंगे तो मेरे को लगता है कि ज़रूर उसको अंकुरित होगा। उसके साथ साथ कभी कभी कुछ अल्कोहल की टेस्ट होती है, जो कि हमने एसीटोन या अल्कोहल की मात्रा डाल के भी उसमें आपको भिगो देंगे 6 घंटा तक, उसमें भी आपका ये हो जाता है। कभी कभी हम जो हमने किया है कि पोटेशियम नाइट्रेट करके एक दवाई मतलब ये आता है, केमिकल आता है, उसको भी आपको 1 लीटर पानी में 1 ही ड्रॉप या 2 ड्रॉप डाल के भी उसमें आप जब उसको भिगो देंगे एक रात तक, फिर उसमें आपको अंकुरित अच्छे से हो सकता है। तो ये सब आपको ध्यान रहेगा। दूसरा है कि आपने बीज कहाँ से ला रहे हैं, और बीज 2-3 साल का पुराना हो तो उसमें फिर ये प्रॉब्लम आएगा, आपको अंकुरित का प्रॉब्लम आएगा। इसलिए आपको जानना चाहिए कि कहाँ से ले रहे हैं, और 1 से 2 साल का जो बीज है वो अच्छी है, उसके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कभी कभी किसान भाइयों आप जानते हैं कि जो दुकान से लाते हैं नया बीज आप ले आते हैं, जो कि डोरमेंसी ब्रेकिंग नहीं होती है। तो डोरमेंसी ब्रेकिंग नहीं होगा तो फिर ये भी एक प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसको आपने जब लाते हैं बीज को उसको पूछ के लाइए कि ये कब की इसको पैकेजिंग हुआ है। तो पैकेजिंग के हिसाब से फिर उसको 6 महीना हो गया तो फिर उसको अंकुरित अच्छे से हो सकता है, लेकिन उसके बाद 3 साल के जो बीज मिल जाएगा उसमें भी फिर अंकुरित नहीं अच्छा होगा। तो इसलिए ये सब ध्यान देना जरूरी है। जब किसान भाई जब बीज लाते हैं तो इसको आपको देखना जरूरी जी। डॉक्टर कपिला, साथ ही आपसे मैं यहाँ पर ये जानना चाहूँगी कि जब हम बात करते हैं दलहनी और तिलहनी फसलों की, इनकी उपज बढ़ाने का क्या तरीका है? जैसे कई बार हमारे किसान चाहें कि इनकी जो पैदावार है उन्हें ज़्यादा मिले और अच्छी गुणवत्तापूर्ण पैदावार मिले, तो उसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए? जी देखिए, उपज जो है अंत में मिलती है, और आपको शुरुआत से ही हर एक जो स्टेप है उसका ध्यान रखना होगा। किस्म का चुनाव, खेत का चुनाव, खेत की तैयारी, बीज दर, पौधों के बीच में अंतराल की हम बात करते हैं, ये सभी महत्वपूर्ण सस्य क्रियाएं हैं। और उसके बाद में रोग और कीट प्रबंधन तो है ही। तो जैसे अगर अपन अभी बात करें तो बारिश बहुत हो रही है, तो उस समय क्या होता है, अगर आपके पौधों में घने बहुत ज़्यादा हैं, आपने विरलीकरण नहीं किया, जैसे अभी एक प्रश्न था, बहरा सर ने भी बताया कि अंकुरण की समस्या होती है, कई बार देखी गई, तो किसान भाई बीज दर को ज़्यादा रख देते हैं। और अगर आपने थिनिंग या विरलीकरण नहीं किया तो पौधे आपस में बहुत घने हो जाते हैं। घने होने के बाद में और नमी और उमस है तो बीच में फफूंद जनित बीमारियों का आप एक तरह से उनको निमंत्रण दे रहे हैं। तो सही बीज दर का उपयोग करें, पौधे से पौधे, पंक्ति से पंक्ति की दूरी का सही ख्याल रखें। तो ये तो आपकी बुआई के समय की सावधानियां हैं। बिल्कुल। यहाँ आपको मैं डॉक्टर कपिला रोकना चाहूंगी, एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर, दिलीप जी। पहले उनका सवाल जो है वो हम शामिल करते हैं, फिर हम ये जानकारी आगे बढ़ाएंगे। हेलो हेलो जी, जी दिलीप जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। अपना सवाल पूछिए, कहाँ से क्या जानना चाहते हैं आप? जी नमस्कार मैडम जी। जी नमस्कार मैडम जी, जैसे कि मूंग में कोपड़ा आना, मूंग के ऊपर क्या समस्या आ रही है? उस पे पीलापन आ रहा। जी 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 अभी इसके बारे में हमने चर्चा भी की थी पहले। ये येलो मोज़ेक वायरस है, और इसको पीत चितकबरा रोग भी कहते हैं। और आप देखेंगे कि पत्ता हटाकर देखेंगे तो आपको कहीं कुछ उसमें कीट भी नजर आएंगे, सफेद मक्खी उसके नीचे, बिल्कुल, और हारेपन के मच्छर जी जी। देखिए, ये एक वायरस जनित बीमारी है, वायरस से फैलता है, और वायरस का सीधा कोई कंट्रोल नहीं होता। उसका जो वाहक है, यानी कि उस बीमारी को जो फैला रहा है, वो जो आपने खुद भी देखा कि सफेद जो मक्खी है वो है। ये एक ऐसा कीट है जो, जैसे मान लीजिए ये पौधा प्रभावित है, यहाँ बैठेगा, यहाँ का रस चूसेगा, दूसरे पौधे पे जाएगा। तो मुख्य आपको बात ये ध्यान रखनी है कि कीट प्रबंधन कैसे किया जाए। कीट प्रबंधन के 2 तरीके हैं। सबसे पहले तो प्रभावित पौधे आप जहां भी देखें, आप उनको उखाड़ के खेत से निकाल दें और उन्हें नष्ट कर दें। अब बात आती है कीट प्रबंधन की, तो आप रासायनिक कीट नियंत्रण भी कर सकते हैं, और जैविक आप होता है एक पीले रंग का, नहीं तो कुछ नहीं तो आप पीला बोर्ड एक उसके ऊपर थोड़ा सा तेल या कोई चिपचिपी चीज लगा के आप खेत में 5-6 जगह थोड़ी थोड़ी दूरी पर लगा दें। तो ये जो वयस्क कीट होते हैं वो उसकी तरफ आकर्षित होते हैं और चिपक के खत्म हो जाते हैं। उसके अलावा जैसे रासायनिक नियंत्रण के बारे में हमने पहले भी बात की, तो इमिडाक्लोप्रिड जो चूसक कीट जितने भी होते हैं उनके लिए बहुत ही प्रभावी है। इसकी करीब 60 से 65 मिलीलीटर मात्रा 200 लीटर पानी में घोल बनाकर आप 1 एकड़ की दर से छिड़काव करें, तो इस कीट का नियंत्रण होगा।
प्रभावित पौधे जितने हैं उनको हम वापस ठीक नहीं कर पाएंगे, तो उनको आपको उखाड़ के नष्ट करना है। और या कोई और भी आप कीटनाशक, जैसे आप डाइमेथोएट भी आप यूज कर सकते हैं। इस तरह का आपको जो कीटनाशक मिलता है, इमिडाक्लोप्रिड भी एक अच्छा चुनाव है। और उसके अलावा अगर आप जैविक की बात करें तो 10% आप ये यूकलिप्टस या सफेदा जो आपने उसकी पत्तियों का सत बना के अगर आप छिड़कते हैं, या 5% नीम सीड कर्नल ऑयल यानी कि निम्बोली का जो तेल है उसका सत बनाकर भी आप छिड़कते हैं, तो इससे भी आपके कीटों का नियंत्रण होगा। इस बीमारी को बचाने का एक ही तरीका है कि आप कीटों को नियंत्रित करें। बिल्कुल, हमारे अगले कॉलर फोन लाइन पर मौजूद हैं, महालाल जी सिवनी मध्य प्रदेश से, उनका सवाल भी शामिल करते हैं। हेलो हेलो सर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में, अपना सवाल पूछिए। जी हाँ, करेला का कौन सा बीज लगाएं जी? करेले का कौन सा बीज, मतलब आप किस्म के बारे में जानना चाहते हैं, कौन सी अच्छी किस्म लगा सकते हैं? हाँ जी, बीज के बारे में जानना चाहता हूँ करेला के लिए। जी बिल्कुल, करेले के बीज के बारे में जानना चाहते हैं। हाँ, तो किसान भाई आप ये बताया था कि बहुत सारे किस्में बहुत सारे प्रदेश में विकसित किया गया है, तो इसके लिए आपको मैं बता रहा हूँ कि उत्तर भारतीय जो इलाका है उसमें से आपको पूसा से हमारा बीज जो उत्पाद ये हुआ है उस विकसित किया गया, उसको भी यूज कर सकते हैं। जैसे हमने बताया हाइब्रिड भी हमारा है, पूसा हाइब्रिड 1, पूसा हाइब्रिड 2, दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ साथ पूसा दो मौसमी और पूसा विशेष हमारे वैरायटी है जिसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी हमने पूसा जो हमारा काशी उर्वशी है और काशी मयूरी वैरायटी है जो कि सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी से भी उपलब्ध हो सकता है, उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो उत्तर भारतीय इलाका है उसमें और सारे जैसे बड़ा आपको लंबा करेले की भी खेती कर सकते हैं, जिसको आपके कल्याणपुर बारमासी वो है, वो भी आपका बरसात का दिन में सबसे अच्छी रोग प्रतिरोधक उसकी शक्ति होती है, तो उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसकी जो मैं बताया कि जो इंस्टीट्यूट है जहाँ पे आपका पूसा में है उसमें से लिख के आप उसको सीड मंगा सकते हैं। और हमारा जो वाराणसी में सेंटर है जो कि सब्जी अनुसंधान संस्थान है, उससे भी हम अपना वैरायटी आपको दे सकते हैं। बिल्कुल, और इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस और चर्चा को बढ़ाएंगे आगे। देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर बीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ, अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में, जहां आज हम बात कर रहे हैं दलहन और तिलहनी फसलों में सस्य क्रियाओं के बारे में, और साथ ही बात हो रही है किस तरह से आप कर सकते हैं करेले की खेती। दोनों ही विषयों के संबंध में कोई भी जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो फोन कीजिए हमारे टोल फ्री नंबर्स पर 1800 11 306 और 61।
जब भी आप फोन करेंगे आपका कोई भी पैसा नहीं लगेगा, केवल आपने अपनी टीवी की आवाज को बिल्कुल बंद रखना है, जिस दौरान आप अपना प्रश्न विशेषज्ञों से पूछें। डॉक्टर टीके बेहेरा और डॉक्टर कपिला शेखावत दोनों ही हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे अगले कॉलर अभिषेक जी फोन लाइन पर मौजूद हैं इस वक्त। आइए कार्यक्रम में उनका सवाल शामिल करें। हेलो हेलो अभिषेक जी, आपने हमें मध्य प्रदेश से फोन किया, अपना सवाल पूछिए। जी मैम, मेरा प्रश्न करेले की खेती को लेकर है। जी मैम, मैं एक हाइब्रिड बीज का इस्तेमाल कर रहा हूँ जिसमें जो जर्मिनेशन लेवल बताया था मुझको 70% था, बट मुझको अराउंड 35% मिल रहा है। तो मेरा सर से ये सवाल है कि करेले के जो बीज हैं इसका जर्मिनेशन परसेंटेज बढ़ाना हो और इसका पौधा तंदुरुस्त तैयार हो, तो इसके लिए क्या उपाय करने होंगे? बिल्कुल। हाँ, तो हमने ये क्वेश्चन आंसर दिए थे कि इसमें जो आपको देखते हैं कि करेले की जो आप लेना है 70% आपको जो बता रहे हैं, तो उसके लिए मैं आपको पहले ही बताया कि उसको जो आप बोते हैं उसे बोने से पहले 12 से 24 घंटा कम से कम पानी में उसको भिगो के रखना चाहिए। उसके साथ साथ अभी कभी भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तो हमने देखा है कि पोटासियम नाइट्रेट करके केमिकल्स आता है, जिसकी कि आप 1 बूंद 1 लीटर पानी में डाल के फिर उसको भिगो दीजिए, तो डेफिनेटली आपका जो जर्मिनेशन परसेंटेज जो आपका अंकुरित परसेंटेज है वो बढ़ जाता है। तो ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। और उसके साथ साथ आप देखते हैं कभी कभी और भी नहीं हो पाता है, तो उसके जो ऊपर जो होता है एपिकार्प कहते हैं, जो हार्ड होती है, उसको भी आप थोड़ा सा आगे से निकाल के फिर उसको भी जमा सकते हैं। और जमाने से पहले उसको मैं आपको ये बताया कि उसको ऊपर का जो हार्ड है उसको एपिकार्प कहते हैं, उसको हल्के से ब्रेक कर दीजिए, और जैसे कि वो अंदर की जो एम्ब्रियो एंडोस्पर्म वो उसके प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, तब फिर इसको अंकुरित आपको बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पर अभिषेक जी आपके जो प्रश्न था उसका उत्तर यहाँ डॉक्टर टीके ने दे दिया है। डॉक्टर कपिला, हम बात कर रहे थे कि किस तरह से दलहनी और तिलहनी फसलों की उपज को जो है वो हमारे किसान बढ़ा सकते हैं। मैं चाहूंगी कि आप उस जानकारी को आगे बढ़ाएं। जी, हमने जैसे बात की बीज का चुनाव, किस्म का चुनाव, खेत की तैयारी, इस सब के अलावा पोषक तत्व प्रबंधन की हम बात कर रहे थे। तो हम देख रहे थे कि खड़ी फसल में कई बार कुछ पोषक तत्वों की कमी दिखाई देती है, तो उनके सही लक्षण को पहचान के और किस कारण से ये कमी आ रही है वो अगर अपन इसका सही उपचार कर दें तो उससे भी उपज बढ़ती है। जैसे हमने नाइट्रोजन के बारे में बात की, नीचे की पत्तियां पीली पड़ेंगी और आपकी जो फली आती है वो पीले रंग की आती है। फास्फोरस की कमी के कारण जो नीचे की पत्तियां उसमें बैंगनी, हल्का भूरा बैंगनी रंग की होने लगती है, तो वो फास्फोरस की कमी है। और पोटेशियम की कमी में क्या होता है कि आपकी जो नीचे की पत्तियां हैं उसकी चारों तरफ से आपका रंग उड़ने लगेगा, डिस्कलरेशन जिसको हम बोलते हैं। तो इसके अंदर आप जो खड़ी फसल के अंदर भी मल्टी न्यूट्रिएंट एक स्प्रे आता है, उसका आप छिड़काव कर सकते हैं। और उसके अलावा आप कुछ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स भी होते हैं, जैसे हम नेफ्थेलिक एसिटिक एसिड या सैलिसिलिक एसिड, इनकी करीब 50 से 100 मिलीग्राम मात्रा प्रति 100 लीटर पानी में घोल के अगर आप प्रति लीटर पानी में घोल के अगर छिड़काव करते हैं तो उसके अंदर आपकी फली के अंदर दाना ज़्यादा भरता है, दाना मोटा भी होता है। तो क्योंकि बहुत सारी जो तिलहनी फसलें हैं उसमें जो बाजार भाव है वो दाने की मोटाई पे या जिसको हम टेस्ट वेट कहते हैं उसके ऊपर ही निर्धारित होता है। तो ये अगर आप करते हैं, उसके अलावा सही समय पर रोग और कीट प्रबंधन करते हैं तो निश्चित रूप से आपको अच्छी उपज प्राप्त होगी। बिल्कुल। और डॉक्टर टीके ये बताएं कि जैविक खेती को भी काफ़ी जो है वो यहाँ पर बढ़ावा दिया जा रहा है, और हमारे कई किसान भाई बहन ऐसे हैं जो अब आज के समय में एक बार फिर से जैविक खेती की ओर आगे बढ़ रहे हैं और जैविक खेती करके अच्छा उत्पादन भी हासिल कर रहे हैं। करेले की खेती जैविक तरीके से कैसे आसानी से की जा सकती है? हाँ जी, ये तो आजकल जो बताया सब्जी सबको जैविक खेती में करना चाहिए, क्योंकि आप देखते हैं कि बहुत सारे जो कीटनाशक दवाई और दूसरे जो पेस्टिसाइड्स जो वीडिसाइड्स हम स्प्रे करते हैं तो उसमें से बहुत सारे प्रॉब्लम शुरू हो गया, आदमी को हेल्थ के हिसाब से बहुत प्रॉब्लम होती है। तो सब्जी ज़्यादातर हम जो सब्जी खाते हैं उसमें आपको फ्रेश भी खाते हैं, तो बहुत सारे सलाद के भी यूज भी कर सकते हैं। तो करेला भी जो आप करते हैं कि उसको बहुत सारे लोग ज़्यादातर केमिकल स्प्रे करते हैं, तो उसके लिए आपको यही बता रहे हैं कि जो खाद है हमारा, जो गोबर की खाद है उसकी से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी बहुत सारी मिल सकती है। उसके साथ साथ नीम पेस्टिसाइड्स है उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके साथ साथ जब आप देखेंगे कि उसको जो खेत में सफाई जो है वो अच्छी होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए, खेत को अच्छी सी साफ करें जिसमें वीड्स ना हो जाए, या उसमें जैसे कि आपको बहुत सारे खरपतवार ना हो, उसके लिए आपको देखना चाहिए। और जो हाथ की सफाई से करें,
हाथ से करें तो अच्छा रहेगा। कम से कम जो दवाई जो है स्प्रे करते हैं उसमें भी आपको नहीं मिलेगा। उसके साथ साथ बहुत सारे जो आप देखेंगे जैसे बहुत सारे फल मक्खी आते हैं, तो उसके आपको कैसे करने के अभी जो बताया थे कि आपको आप येलो स्टिक भी लगा सकते हैं व्हाइट फ्लाई के लिए, जो सफ़ेद मक्खी है उसके लिए भी लगा सकते हैं। येलो स्टिक में ज़्यादातर जो आपका स्टिकी एक सब्सटेंसेस लगा के एक ये पेपर के ऊपर लगा के सकते हैं कि जो उसमें भी तो बहुत सारे चीज़ है कि और फसल चक्र जो है सबसे इम्पॉर्टेंट है, जिससे कि एक सब्जी किए फिर दूसरा उसमें सब्जी ना करें और शायद दूसरे क्रॉप करें, जिससे कि फसल चक्र जब लेंगे तो डेफिनेटली ये सब चीज़ों में आपको अच्छी मिल सकती है। और जो सब्जी में जो है कि आपका उत्पादन कम हो लेकिन क्वालिटी अच्छी हो तो अच्छी लगती है। उसमें जो पेस्टिसाइड रेसिड्यूज होता है वो सबसे खतरनाक चीज़ है। तो इसलिए और किसान भाई आपने जानते हैं कि बहुत सारे लोग ज़्यादातर देखते हैं कि थोड़ी सी कुछ कीट आया और स्प्रे कर लेते हैं, उसको आप स्प्रे मत करिए। ज़्यादातर आपको कुछ अंतराल से स्प्रे करना जरूरी है, जैसे 15 दिन 20 दिन का है। और ये आपको जरूर जानना चाहिए कि आप ज़्यादातर जैविक खेती में करेंगे तो उसको स्प्रे का भी कोई ज़रूरत नहीं होते है। उसके अच्छे तरफ आप फसल चक्र और स्वच्छ आपको वातावरण में उसको आप उगा सकते हैं, तो डेफिनेटली उसमें बहुत आपको आमदनी हो सकती है। बिल्कुल, और इसी के साथ आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतनी अच्छी जानकारियां विषयों के संबंध में दी, उसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो किसान भाइयों बहनों, आज आपने जाना किस तरह से आपने दलहनी और तिलहनी फसलों में करने हैं सस्य क्रियाएं और कैसे आप आसानी से कर सकते हैं करेले की खेती। उम्मीद करेंगे कार्यक्रम में दी गई जानकारियां आप सभी के जरूर काम आएंगे। अब आइए आपको बता देते हैं कि हमारे कल के कार्यक्रम का क्या विषय रहने वाले हैं। कल हम बात करेंगे खरीफ फसलों में पोषक तत्व प्रबंधन की, और साथ ही बात होगी फल बगीचे लगाते समय किन किन बातों का खास रखें ख्याल। इन दोनों ही विषयों के संबंध में पहले से ही अगर आप हमें कोई अपने प्रश्न भेजना चाहते हैं तो हमारा ईमेल आईडी नोट करें। हमारा ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। और अगर आप फेसबुक के जरिए हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो फेसबुक पर जाएं और हिंदी में टाइप करें हेलो किसान, वहां भी आप अपने प्रश्न हमें लिख सकते हैं। और इसके साथ दूरदर्शन किसान का कॉल सेंटर नंबर आपके लिए उपलब्ध रहता है सोमवार से शनिवार, जो कि है 1800-113060, सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक। यहाँ भी आप अपने प्रश्न हमें रिकॉर्ड करवा सकते हैं। तो हमारे आज के लाइव फोन कार्यक्रम में केवल इतना ही, लेकिन अगर आप हमारे इस कार्यक्रम को यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो टीवी पर दिखाए जा रहे, अभी हम आपको दिखाएंगे एक QR कोड, इसको या तो आप स्कैन कर सकते हैं या फिर दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी आप हेलो किसान कार्यक्रम को देख सकते हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। आप सभी अपना रखिए ख्याल। नमस्कार। भी हाथ पैर मार ले, उसके हाथ ना कुछ नहीं लगना। आप अपना मुंह बंद रखना। मंगल से मिलो, वही सबसे पुराना मजदूर है यहाँ का। लो बाबूजी, ये यहाँ पर साइन कर दो। बंटवारे तो आदमी के मरने के बाद होते हैं जमीनों जायदादों के। अभी तो मैं जिंदा हूँ आपके सामने। बंटवारा सोमवार से शुक्रवार रात्रि 9 बजे DD किसान पर। तीर्थंकर के नाम से इस शहर का नाम वर्धमान रखा गया। बौद्ध धर्म का भी यहाँ काफी प्रभाव था। वर्धमान शहर के निकट भरतपुर में एक बौद्ध स्तूप पाया गया है। हम जा रहे हैं वर्धमान शहर से 25 किलोमीटर दूर पूर्व वर्धमान की एक और जगह गलसी 1 नंबर ब्लॉक के फतेहपुर गांव की ओर। इसी फतेहपुर गांव में ही रहती है नूरजहां खातून, जो एक साधारण औरत से महिला कृषक बनकर सबके नजर में आ गई है। धान उत्पादन में वर्धमान की ख्याति सालों से है। यहाँ बहुत सारे राइस मिल भी है।
1999 साल में बरचतरा की लड़की नूरजहां के साथ निकाह हुआ था फतेहपुर की आलम शेख का। शादी के बाद अपने पति और ससुर जी को खेती के काम में सहायता करने आगे आई नूरजहां। अपने लगभग 10 बीघा जमीन में आलू, धान, सरसों, चना, मसूर दाल और भी कई सब्जियों की खेती होती थी। आधुनिक तकनीकों से खेती करने की इच्छा के चलते नूरजहां प्रशिक्षण लेने लगी। नूरजहां साल भर कई फूलों की खेती भी करती है। स्थानीय बाजार में मौसमी फूलों के मांग के कारण उनको इस फूलों के खेती से अच्छा खासा लाभ होता है। दामोदर नद के किनारे अपनी तालाब में उन्होंने मछली की खेती भी की। मछली संरक्षण और बाजारों में भेजने के लिए नूरजहां को राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत ताप प्रतिरोधक यंत्र भी मिला है।